अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं अपने लिसनर्स की शेयर की हुई खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। सना जावेद ने अपने एक कज़न की हॉरर स्टोरी में से शेयर की है किस तरह से उनकी ज़िंदगी में एक भयानक हादसा हुआ। सना के कज़न साजिद, जो कि अब कमांडर बन चुके हैं, जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग उन लोगों को एक ऐसी जगह पर जाकर रहना था जो जंगल का एरिया था। यानी बहुत से ट्रेनिंग सेक्शन होते हैं जिनमें ऐसे सिचुएशंस में उनको रखा जाता है कि ज़िंदगी में जब कभी भी उन्हें किसी ऐसी जगह पर जाना पड़े तो उन लोगों को वहाँ पर सरवाइव करना आसान हो। वो बताते हैं कि उन लोगों की ट्रेनिंग एक ऐसी जगह पर थी जहाँ पर वो जंगल बिल्कुल वीरान बियाबान था। वहाँ पर उन लोगों ने कैंप्स लगाए थे। वो बताती हैं कि उनके चार लड़कों के ग्रुप्स थे और एक उनकी जो उन पूरे ग्रुप्स को जो लीड कर रहे थे, एक उनके साथ बॉस भी थे। वो सब वहाँ पर अपने कैंप्स लगा चुके थे। नेक्स्ट डे वो जो उनके कज़न का ग्रुप था, उन लोगों ने ये कहा कि हम लोग जंगल में शिकार के लिए जा रहे हैं, जिस पर उनको उनके जो साथ उनके जो कमांडर हेड थे उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी कि ठीक है, आप लोग जंगल में जाकर शिकार कर सकते हैं। जबकि वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि आगे उनके लिए किस तरह का खतरा हो सकता है। वो चारों लड़के, उनका एक ग्रुप जो था, वो जंगल में शिकार के लिए चले गए। उनके पास टॉर्च थी। जो ही वो जंगल में आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, वो जंगल मज़ीद घना हो रहा था। यहाँ तक कि वो इस हद तक घना हो गया कि दिन की रोशनी में भी वहाँ पर अंधेरा महसूस हो रहा था। यूं ही रास्ता ढूंढते ढूंढते उनके जो दो साथी थे वो उनसे अलग हो गए, और जो ये दो साथी थे ये एक साइड पर हो गए। इनको उन दोनों का नहीं पता था और उन दोनों को इनका नहीं पता था। शिकार की तलाश में जब ये लोग इधर उधर घूम रहे थे तो ये एक दूसरे से जुदा हो गए थे। जो इनके कज़न साजिद थे, वो और उनका दोस्त अरफान, वो दोनों इकट्ठे थे। उन लोगों को बहुत डर लग रहा था क्योंकि एकदम से उन लोगों की जो टॉर्च थी वो बुझ गई। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो टॉर्च ऑन नहीं हो रही थी और गाहे बगाहे उनको ये महसूस होता था कि जिस तरह से उनके पीछे से कोई भाग के गुजर जाता है। अभी वो लोग खुद को संभाल ही रहे थे कि उनको एकदम से बहुत भयानक चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जो साथी उनसे दूर हुए हैं, उनमें से कोई इतनी भयानक आवाज़ में चीख रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्हें अपने साथियों का तो पता चल नहीं रहा था। वो दोनों इकट्ठे थे, उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और अल्लाह से मदद मांगने लगे क्योंकि आगे जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा था। वो लोग नहीं जानते कि वो जंगल के किस हिस्से में पहुंच गए थे जहां पर सिवाय इतने सुनसान इलाके के कुछ भी नहीं था। और वो घुप अंधेरे में उस जंगल में वो लोग एक किस्म के गुम गए थे। अभी वो लोग इधर उधर अपने साथियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, टॉर्च ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो टॉर्च ऑन नहीं हो रही थी। फिर एकदम से उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आई है। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए कि हम लोगों के एक एक करके दोनों साथियों की चीखने की आवाज़ आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उनको किसी जंगली जानवर ने नुकसान पहुंचाया हो या वो किसी मुसीबत में हो। मगर वो लोग खुद वहाँ पर स्टक थे। वो लोग वहाँ से निकलते तो उन तक पहुँचते। अभी वो लोग वहाँ से आगे निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि साजिद ने जब अपनी टॉर्च को एकदम से उसकी टॉर्च ऑन हो गई तो उन्होंने क्या देखा कि उनके बहुत पास आकर कुछ गिरा है। वो जो कुछ गिरा था वो बहुत वजनी था। तो जो अरफान था वो भी उस चीज़ के साथ टकराकर ज़मीन पर गिर गया। जब उन लोगों ने गौर किया तो वो उनके एक दोस्त की लाश थी। यानी उनके किसी ने उनके एक दोस्त को मार दिया था। वो कहते हैं कि उसका जो सर था उसके धड़ से अलग हो चुका था। वो लोग चीखें मारने लगे, वहाँ से भागने का रास्ता इख्तियार करने लगे। जो अरफान था उसको बहुत ज़्यादा सख्त चोट लग गई जब वो गिरा था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े
वहाँ से रास्ता तलाश करते हुए आगे निकले, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। दूर उन लोगों को एक झोंपड़ी नजर आई। उन लोगों ने कहा कि चलकर वहां पर देखते हैं, ये भी हम लोगों की तरह की ही कोई झोंपड़ी लग रही है, हो सकता है हमें यहाँ से कोई मदद मिल जाए। गिरते पड़ते रात को इस अंधेरे में वो वहां पहुंचे। जो ही उन लोगों ने इस झोंपड़ी का दरवाजा खोला, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ था। जब उन्होंने उसको आवाज दी तो वो हैरान होकर उठकर बैठ गया कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। फिर उसने उनको उस झोपड़ी में बुला लिया और उनसे सारा माजरा पूछने लगा। उससे पहले कि वो सब कुछ बताते, उसके साजिद के दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उन्होंने उसको जो फर्स्ट एड देते हैं, कोई मरहम पट्टी करनी थी, वो उसको की और वो दोनों आराम से वहाँ पर रुक गए। तो उन बुजुर्ग बाबा जी का ये कहना था कि तुम लोग कौन और कहाँ से आए हो, जिस पर उन्होंने सारी बात बता दी कि इस तरह से हम लोगों की ट्रेनिंग का हिस्सा था। हम लोग शिकार की गर्ज से जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचे जहाँ पर सिवाय अंधेरे के और खौफनाक आवाज़ों के कुछ भी नहीं था। जिस पर उन बाबा जी का ये कहना था कि ये जंगल का एक ऐसा मखसूस हिस्सा है जहाँ से आबादी के लोग बहुत डरते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। इस हद तक वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है कि जब कोई इंसान वहाँ पर जाता है तो उसको जानी नुकसान पहुँच जाते हैं। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम दोनों की जान बच गई। उन जिन्नात ने बहुत से इंसानों को लुक़्मा अजल बनाया है, यहाँ तक कि उस तरफ अगर गलती से भी कोई चला जाए तो वो नहीं बचता। फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के 2 दोस्तों को वो मार चुके हैं। एक की डेड बॉडी हमने देखी है, जबकि दूसरे का भी यही हाल हुआ था। उन लोगों ने जैसे कैसे वहां पर रात गुजारी। वो लोग बहुत डर रहे थे कि हम लोगों के जो बाकी टीम मेंबर्स हैं वो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे, और जो हम लोगों के हेड हैं पता नहीं वो हमारे साथ कैसे पेश आएंगे। सुबह हुई तो लोगों को उन बाबा जी ने बताया कि इससे थोड़ा सा ही आगे जाओगे तो तुम लोगों को एक बस्ती नज़र आएगी। वो बस्ती भी जंगल के उस हिस्से से दूर रहती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहां पर जिन्नात को देख रखा है। फिर साजिद और उसका दोस्त इरफान उस बस्ती की तरफ गए, तो वहां से हेल्प लेकर वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन लोगों ने कैंप्स लगाए हुए थे। जब वो लोग अपने कैंप्स में पहुंचे तो उनके जो हेड थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि तुम लोग कहाँ चले गए थे। जब उन लोगों ने उनको सारा माजरा बताया तो फिर उनकी ड्यूटी लगाई गई कि उनकी जो डेड बॉडीज़ है उनको ढूंढ कर लाया जाए। फिर बड़ी मुश्किल के साथ उन्हें भयानक जंगल के हिस्सों में से उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढा गया। वो कहते हैं कि हम लोगों को उसकी बाकायदा सज़ा मिली और उसके बाद हम लोगों की नौकरी भी चली गई। लेकिन हम लोगों को दुख हमेशा इस बात का रहेगा कि किस तरह से हम दोनों के दोस्त हमसे दूर हो गए। हम चाहकर भी उन्हें नहीं बचा सके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी हुई थी जो हम लोग बच गए। ये सना जावेद के कज़न थे साजिद, जिनकी ज़िंदगी का एक भयानक वाक़या उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया सना आपका। इसी तरह से एक और हॉरर इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वकार कुरैशी मेरे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने एक हॉरर इंसिडेंट शेयर किया है। वो कहते हैं कि मेरे एक अंकल हैं, वो गाँव में रहते हैं। एक दफ़ा मैं उनसे मिलने गया। वो जानते हैं कि मुझे जिन्नात और गैर मरई मखलूक़ात के किस्से सुनना बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही भयानक किस्सा सुनाता हूँ। जिस पर उनका ये कहना था कि जब वो बिल्कुल यंग हुआ करते थे, अपनी ज़मीनों में अपने खेतों में वो काम कर रहे थे। एक दफ़ा वो अपने खेतों पर काम करके वापस आ रहे थे तो उन लोगों ने अपने खेत की एक पगडंडी पर एक बच्चे को रोते हुए देखा। उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन हो, जिस पर उसका ये कहना था कि मेरे माँ बाप वफात पा गए हैं, मेरा कोई भी नहीं है, ना ही मेरा कोई घर है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगे। उस बच्चे ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ आऊँगा। उनके अंकल के पहले भी 2 बेटे ही थे सिर्फ। अच्छी खासी जायदाद के मालिक थे वो, और बहुत ज़्यादा ज़मीन रकबा भी था। वो उस बच्चे को अपने साथ घर ले आए और अपनी मिसेस से ये कहा कि इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अब ये हमारे पास रहेगा। उनकी मिसेस ने भी कहा ठीक है, जहाँ पर हमारे बच्चे पल रहे हैं ये भी हम लोगों के साथ ही रहेगा। वक्त गुजरता गया, वो उनका बेटा ही बन गया। पूरी दुनिया यही कहती थी कि वो उनका अपना ही बेटा है। उनके बच्चों के साथ पल बढ़कर उनके भाइयों की तरह था। ये वक्त आ गया कि अब उनके बच्चे जवान हो गए थे। वो तीनों बेटे जवान हो गए थे। अपने फादर के साथ वो सारा काम काज करवाया करते थे। वो भी बहुत फर्मा बरदार बेटा था उनका। कोई नहीं जानता था कि वो लैपालिक है।
या इनको बाहर से कहीं से मिला था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो अंकल बीमार रहने लग गए, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी जितनी भी ज़मीन जायदाद है मैं अपने इन तीनों बेटों के नाम लगा देता हूँ। उसके पार्टीशन के लिए उन लोगों की जो ज़मीन थी वहाँ पर एक मखसूस जगह पर कोई दरख्त था। हो सकता है उस दरख्त को उन लोगों ने इसलिए निकालना हो कि वो किसी के हिस्से में आ रहा हो या वट। उन्होंने अपने दोनों बेटों को कहा कि फ़लाँ खेत की जो हम लोगों के जो खेत हैं उसके एक कॉर्नर के ऊपर बेरी का एक दरख्त है, उसको निकालना है। बड़े बेटे ने टाल मटोल करके ये कह दिया कि मैं इतना भारी दरख्त नहीं निकाल सकता। उससे जो छोटा बेटा था उसका भी यही कहना था कि मुझसे ये काम नहीं होगा। जब उन्होंने अपने उस तीसरे बेटे को कहा जो कि ले पालिक था, तो उसने कहा कि जी ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। अगले दिन वो अंकल जब वहां पर गए तो वो देखकर हैरान हो गए कि उसने उस दरख्त को जमीन में से इस तरह से बाहर निकाला था जैसे एक छोटे से पौधे को कोई हाथ से पकड़कर बाहर निकाल देता है। लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये किस तरह से मुमकिन है। वो काफ़ी एजड थे, वो समझ गए कि ये किसी आम इंसान के बस की तो बात है नहीं। उन्होंने बहुत प्यार और आराम से एतमाद में लेकर उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम कौन हो, अपनी हकीकत मुझे बताओ। जो काम तुमने किया है ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। जिस पर उस लड़के का ये कहना था कि जो राज मैंने आज तक आपसे छुपाया था वो ये था कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं जिन का बच्चा हूँ। ये बात सच थी कि मैं बिल्कुल तन्हा और अकेला था। जब मुझे आप नजर आए तो मैं इंसानी रूप में आ गया। मैं सिर्फ परखना चाहता था कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं, मगर जब आपने मुझे बाप का और इस घर ने मुझे माँ का प्यार दिया, मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं आपके साथ सच बोलूं। मगर अब मेरी हकीकत आप जान चुके हैं, अब मेरा आपके साथ रहना मुमकिन नहीं है। फिर वो उनसे दूर चला गया। सब इलाके के लोग उनसे पूछा करते थे कि आपका तीसरा बेटा कहाँ गया, तो वो ये कहते थे कि वो शहर चला गया है, अब वो गांव में नहीं रहता। वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त ऐसा आया कि उनके घर पर दो लोग आए ढेर सारी मिठाइयों के टोकरे लेकर, और उन्होंने ये कहा कि आपके तीसरे बेटे ने ये मिठाइयाँ भेजी हैं, वो मुल्तान में रहता है और उसने शादी कर ली है, तो आपके हिस्से की मिठाई उसने हमारे हाथ भेजी है। जिस पर उन अंकल का ये कहना था कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, आप हमें अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों की मेहमान नवाजी आपके बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हम आप लोगों को बस स्टेशन तक छोड़ आए तो आप चलेंगे। तो उनका ये कहना था कि आपकी पलक झपकते हम अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। ये उनके अंकल की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी थी जो वकार कुरैशी ने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकार आपका। इसी तरह से मेरे एक और रेगुलर लिसनर हैं मोहम्मद खुर्शीद, जो इंडिया से हॉरर इंसिडेंट मेरे साथ शेयर करते हैं। उनका ये कहना है कि मैं आपके साथ हम लोगों के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनकी ज़िंदगी की ये खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये उस दौर की बात है जब उनके दादा अब्बू बिल्कुल छोटे से बच्चे हुआ करते थे। उस दौर में आबादी बहुत कम हुआ करती थी, 2 घर यहाँ तो 2 घर वहाँ हुआ करते थे। दरमियान में बहुत बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। उस दौर में ऐसे बहुत से गैर मरे मखलूक़ात के वाक़यात होते थे जो लोगों की ज़िंदगी का मामूल थे। उनके दादा के जो वालिद साहब थे, जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उस दौर में वो हिकमत किया करते थे, या ये कहा जा सकता है कि अपने उस दौर के वो डॉक्टर थे। जब कभी भी कोई बीमार होता था तो उनके पास ही आया जाता था, और अगर कोई ज़्यादा मरीज़ बीमार होता था तो वो उसको देखने के लिए, उसको मेडिसिन देने के लिए उसके घर भी चले जाया करते थे। उस दौर में या तो उनके पास साइकिल होते थे, और अगर साइकिल नहीं तो फिर तांगे की मदद से उन गांव के इलाकों में पहुंचा जाता था। और कभी कभार तो ये हालात होते थे कि उनको पैदल भी ऐसे दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता था। अक्सर वो जंगल के एक ऐसे इलाके से गुजरते थे जहाँ पर यह मशहूर था कि वहाँ पर एक भयानक चेहरे वाली औरत घूमा फिरा करती है, और वो बहुत से लोगों को जानी नुकसान भी पहुँचा चुकी है और बहुत से लोगों को अपना असल चेहरा दिखाकर डरा भी चुकी है। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके हाथ में एक छड़ी हुआ करती थी जिसके ऊपर उन्होंने बहुत से ऐसी कुरान पाक की आयत पढ़कर फूकी हुई थी, और अपनी हिफाजत के लिए उसको पास रखते थे कि जब कभी भी मेरे ऊपर किसी ऐसी मखलूक ने हमला किया तो मैं अपने बचाव के लिए अपने पास इसको रखता हूँ।
यकीन और अकीदे की बात सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। इसी तरह से वो भी उस रास्ते से कभी कभार गुजरते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि वाकई ही उन दरख्तों के पीछे से कोई औरत झांकती है, झांक कर भयानक आवाज़ें निकालती है और फिर एकदम से आंखों से ओझल हो जाती है। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते थे कि जंगल के उस इलाके से रात के टाइम ना गुजरें। दिन के टाइम भी बहुत मुश्किल से वहाँ से लोगों का गुजरना होता था। आबादियाँ दूर दूर होने की वजह से वो रास्ते वीरान रहते थे, तो गैर मरी मखलूक़ात के बसेरे आम थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ, रेनी वेदर था, मौसम भी ऑलरेडी बारिश भी हो चुकी थी और उस दिन भी मौसम बहुत सा ख़राब था। जगह जगह पर कीचड़ बना हुआ था। उन्हें आज पैदल ही किसी को देखने जाना था। जिसकी तरफ उन लोगों ने जाना था, उनके परदादा ने जाना था, वो रास्ता उसी जंगल के हिस्से से होकर गुजरता था। मजबूरी थी जाने के लिए। जब वो वहाँ से निकले, थोड़ी ही देर के बाद वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। अपनी स्टिक लिए वो वहाँ से बहुत आराम आराम से गुजर रहे थे कि कहीं उनका पाँव ना फिसल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उनको ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बहुत भारी कदमों के साथ उनके पीछे चल रहा है। जब वो पलट कर देखते थे तो उनको कोई नज़र नहीं आता था, बल्कि एक परछाई और साया सा महसूस होता था। वो डर गए कि हो सकता है कि वही भयानक चेहरे वाली औरत मेरा पीछा कर रही हो, मगर वो नज़र नहीं आ रही थी। मगर उनकी मजबूरी थी, उन्होंने आगे जाना ही जाना था। थोड़ी देर के बाद फिर चलना शुरू किया तो अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। जब पलट कर देखा तो एक स्याह रंग का कुत्ता उनके ताक़ुब में उनके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था। वो समझ गए कि पता नहीं ये जानवर कहाँ से आ गया है। फिर भी वो अपने ध्यान में वहाँ से गुजर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उसने बहुत भयानक आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, और वो आवाज़ इस तरह की थी जिस तरह से कोई फीमेल रोती है। वो बड़े हैरान हुए कि मेरे पीछे तो चलता हुआ एक कुत्ता आ रहा था, फिर औरत के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने पलट कर देखा तो उस कुत्ते का आधा जिस्म सफ़ेद हो चुका था, जबकि पहले वो बिल्कुल ब्लैक था। उन्होंने अपनी उसी छड़ी के साथ जब उसको बहुत ज़ोर से मारा तो वो चीखता चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ भाग गया, और वहाँ से भयानक रोने की आवाज़ें आने लग गईं, जिस पर वो समझ गए कि वो भयानक औरत ही कोई रूप लेकर मेरे पीछे आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस रास्ते को क्रॉस किया, और उसके बाद कभी भी दोबारा उस टाइमिंग में वो वहाँ से नहीं गुजरते थे। इलाके के लोग कहते थे कि वो भयानक चेहरे वाली औरत इसी तरह से लोगों को डराती है और बहुत से लोगों को जानी नुकसान भी पहुंचा चुकी है। खुर्शीद कहते हैं कि उनके परदादा की वो स्टिक आज भी उन लोगों के पास है, जिस पर उन्होंने न जाने कितनी कुरान पाक की आयत पढ़कर अपनी हिफाजत के लिए रखी हुई थी। ये खुर्शीद ने एक हॉरर इंसिडेंट अपने परदादा की ज़िंदगी का शेयर किया था। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आपका। लिसनर्स, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से हालात होते हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिनको सुनकर इंसान हैरान हो जाता है। इसी तरह से मेरी एक रेगुलर लिसनर हैं अदीबा आबिद लाहौर से। उनके फादर के साथ भी गैर मरे मखलूक़ात का कुछ ऐसा ही सिलसिला था। उनको शुरू से लगता था कि उनके साथ जिस तरह से कोई गैर मरे मखलूक है, यानी अपने घर में बहुत दफ़ा उनको किसी न किसी की आहट महसूस होती रहती थी। जब वो अपनी बुजुर्गी की एज में आए तो वो ये कहने लगे थे कि उनके साथ जिस तरह से कोई जिन होता है, उसका नाम गुलफाम था। वो सबको ये कहते थे कि गुलफाम ये काम कर देगा, गुलफाम वो काम कर देगा। जब घर वाले उनसे पूछते थे तो वो ये कहते थे कि गुलफाम आता है, गुलफाम एक लड़का है जिसे सिर्फ वो देख सकते थे। एक दफ़ा उनकी बेटी अदीबा उनके पास बैठी थी तो कोई बात हो रही थी, तो फिर उन्होंने गुलफाम का जिक्र किया, जिस पर उनका ये कहना था कि आप बाबा किस गुलफाम की बात करते हैं, कौन गुलफाम, किसका नाम लेते हैं आप। तो उनका ये कहना था वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो कहती है कि जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर पिछले साल 2019 अक्टूबर में उनके फादर का इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। वो कहती हैं जब उनकी डेड बॉडी हम लोगों के घर में रखी हुई थी ड्राइंग रूम में, हम लोग सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। ड्राइंग रूम में उनकी वालदा, उनकी फूफो बैठी हुई थी। वो कहती हैं कि उस वक्त कोई भी इस तरह से
نہیں رو رہا تھا جس طرح سے بین کر کے رویا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو ایسی آواز آ رہی تھی جس طرح سے کوئی عورت بہت بھیانک آواز میں رو رہی ہے۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے، ہم نے اپنے گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر ہمیں ایسی کوئی عورت نظر نہیں آئی جو اس طرح کی آواز نکال کر رو رہی ہو۔ اسی طرح جب ان کی تدفین ہو گئی تو گھر میں بہت زیادہ مہمان تھے۔ ان کے بھائی لیونگ روم میں ایک صوفے پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی عورت بہت بھیانک آواز میں سسکیاں لے کر رو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کون اس طرح سے اتنے دکھ بھرے انداز میں رو رہا ہے جس طرح سے بین کر کے میت پر لوگ روتے ہیں۔ ان کے بھائی نے باری باری سارے کمرے چیک کیے، اپنے گھر کا پورا ایریا چیک کیا، مگر انہیں کہیں بھی وہ رونے والی عورت کی آواز یا وہ عورت نظر نہیں آئی، لیکن اس کی آواز باقاعدگی سے وہ سن رہے تھے۔ یہ ادیبہ عابد کے والد صاحب کی زندگی کی کچھ ہارر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جس انسان کے ساتھ بھی جنات ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ بچپن سے ہی جنات ہوتے ہیں، ان کے اثر ان کی زندگی پر بہت بعد میں نظر آتے ہیں۔ میری ایک اور لسنر ہے لاہور سے، رباب آئی گیس ان کا نام ہے، ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی۔ ان کا نیم اگر میں نے ان کا نیم غلط لیا ہے تو کل میں ان کے نیم کی کریکشن کر دوں گی۔ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی تھی، ان کا نیم اس لیے ذرا مجھے مائنڈ سے اسکپ ہو رہا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ان کو فیل ہوتا تھا کہ جس طرح سے جنات ہیں۔ پہلے ان کو خواب میں وہ چیزیں نظر آتی تھیں، پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں اتنی بیمار رہنے لگی کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا تھا، ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا، یہاں تک کہ جنات کے اس اثر نے ان کے جسم پر وہ بیماری بنا دی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایگزامز بھی نہیں دے سکتی تھی اور میں اس حد تک بیمار ہو جاتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے میرے کمرے میں میرے پاس کوئی ہوتا ہے، کبھی کسی کا دباؤ میں اپنے جسم پر، اپنے سر پر محسوس کرتی تھی، اور کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے میرے روم میں، اور باقاعدہ میرے روم میں کوئی چلتا پھرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اور میں اکثر بیمار رہتی ہوں۔ اللہ آپ کو زندگی سے عطا کرے اور آپ کی اس مشکل کو اللہ دور کرے۔ لسنرز پلیز اپنا خیال رکھا کریں، آیت الکرسی، قرآن پاک، درود پاک، نماز لازمی پڑھا کریں، اور کبھی بھی ایسی کوئی پرابلم آپ اپنے ساتھ فیل کریں تو اس کو بالکل بھی اگنور مت کیا کریں۔ کسی عامل حضرات کے پاس، کسی پیر جو ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر گرپ رکھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں ایسی چیزوں کا علاج کرنا جانتے ہیں، فوراً ان سے رجوع کیا کریں۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے بھیانک حملوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایک نئے چینل کی بات کی ہے، اس کے اوپر انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں گی، وہ لائف سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوں گی، ان میں آئے دن جو نئے ایشوز ہوتے ہیں، ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں، وہ بھی شیئر کروں گی، اور اس کی فرسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی آپ لوگوں کے لیے نوشین وائس آفیشیل پر۔ اس کو بھی آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریے گا، اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، تو بن جائے حصہ میرے اس چینل کا بھی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔